वेलकम दोस्तों, स्टडी चाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 1000 जीके जीएस क्वेश्चंस का पार्ट 10 देखने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस राज्य के विधानमंडल में दो सदन हैं? तो दो सदन, जिसे इंग्लिश के अंदर में हम लोग बाई कैमरल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? बाई कैमरल, यानी कि द्विसदनीय है। तो जो विधानमंडल है हमारा, इसके अंदर में हमारा एक सदन होता है विधानसभा और दूसरा होता है हमारा विधान परिषद। ठीक है, तो ये दो सदन हमारे होते हैं। विधानसभा सभा जो होता है ये राज्य के अंदर में होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है? जो भी जितने भी राज्य होते हैं ना, स्टेट्स, उनके अंदर में, हर राज्य के अंदर में एक विधानसभा होगी। लेकिन जो विधान परिषद है ये सिर्फ 6 राज्यों के अंदर ही है। मतलब इसमें विधान सभा भी है और विधान परिषद भी है। तो वो 6 राज्य हैं हमारे: महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, इन 6 राज्यों के अंदर में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। तो प्रश्न में हमसे पूछा गया है किस राज्य के विधानमंडल में दो सदन है। तो किस में दो सदन होंगे हमारे? तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, इन दोनों के अंदर में हमारे दो सदन है। हमारा अगला प्रश्न है, ऐहोल किसकी राजधानी थी? तो ऐहोल जो है ये चालुक्यों की राजधानी थी। ठीक है, ऐहोल कहाँ पर है? ये कर्नाटका के अंदर है। कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर में है। और चालुक्यों की जो पुरानी राजधानी थी ये ऐहोल ही थी। लेकिन जो पुलकेशन फर्स्ट थे, ठीक है, कौन थे? लिख देता हूँ आपके लिए, पुलकेशन फर्स्ट। ठीक है, तो पुलकेशन फर्स्ट ने क्या किया था, जो राजधानी थी ये 543 ईस्वी के अंदर में वातापी के अंदर में, जिसे बादामी भी बोलते हैं। ठीक है, बादामी या फिर जो वातापी, ठीक है, वातापी के चालुक्य आपने सुना होगा। तो वहां पर राजधानी को शिफ्ट कर दिया था। और पुलकेशन प्रथम ने जो भी हमारा दक्षिण भारत है इसके अंदर में चालुक्य वंश की नींव भी रखी थी। ठीक है, और ये नींव कब रखी थी? ये 535 ईस्वी में रखी थी। ठीक है, तो आपको पॉइंट याद रखना है, चालुक्य वंश की जो नींव रखी थी वो कब रखी थी? पुलकेशन फर्स्ट ने 535 ईस्वी में। और इन्होंने ही राजधानी को शिफ्ट किया था। ठीक है, और शिफ्ट करके कहाँ कहाँ ले गए थे इनको? बादामी ले गए थे 543 ईस्वी के अंदर में। ठीक है, ये जो ऐहोल है ये भारतीय वास्तुकला का उद्गम स्थान भी माना जाता है। और चालुक्य वंश के आपसे सबसे प्रसिद्ध राजा पूछे जाएं तो वो थे हमारे पुलकेशन द्वितीय। ठीक है, कौन थे? पुलकेशन द्वितीय जो थे। ठीक है, पुलकेशन टू, ये चालुक्य वंश के सबसे प्रसिद्ध राजाओं में आते हैं। और इन्होंने जो है हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। ठीक है, किसने हराया था हर्षवर्धन को? पुलकेशन द्वितीय ने, नर्मदा नदी के तट पर। और इससे जुड़ा एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो चीनी यात्री हैंसांग था, ठीक है, लिख देता हूँ आपके लिए, एक चीनी यात्री था जिसका नाम क्या था? हैन सांग। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि हैनसांग ने बादामी की यात्रा किसके समय काल में की थी? तो हैनसांग ने जो बादामी की जो यात्रा की थी वो पुलकेशन द्वितीय के टाइम में ही की थी। ये आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। हमारा अगला प्रश्न है, व्यापगत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो व्यापगत, जिसे इंग्लिश के अंदर हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ आपके लिए इंग्लिश में भी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि राज्य हड़प नीति। ठीक है, तो इस नीति के अंदर में क्या होता था, जैसे मान लीजिए किसी भी राजा का जो भी पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, उसकी जो भी संपत्ति थी, ठीक है, उसके राज्य को हड़प कर लेते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर से मिला लेते थे। तो ये एक राज्य हड़प नीति थी। ठीक है, इसे किसने चलाया था? तो इसे लॉर्ड डलहौजी ने चलाया था। ठीक है, ये हमारा सही उत्तर होगा, लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी ने अपने कार्यकाल के दौरान काफी सारी रियासतों को मिलाया था। जिसमें पहली थी सतारा, इसे 1848 के अंदर में हड़पा था। दूसरी थी उदयपुर, इसे 1852 में मिलाया था। तीसरी थी जैतपुर संबलपुर, जिसे 1849 में मिलाया था। चौथी थी झांसी, जिसे 1853 में मिलाया था। और पांचवी था नागपुर, जिसे 1854 के अंदर में हड़प करके ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। और जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके होने का प्रमुख कारण था ये राज्य की हड़प नीति। ठीक है,
सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारा अगला प्रश्न है, गुलाम वंश के किस शासक ने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी? तो जिले इलाही का जो मतलब होता है नियामते खुदाई, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ईश्वर की छाया, ठीक है। तो यानी कि जिले इलाही का मतलब हुआ ईश्वर की छाया। तो जिले इलाही की जो उपाधि धारण की थी वो गयासुद्दीन बलबन ने की थी, ठीक है। इन्होंने जो है नासुरुद्दीन महमूद को 1266 के अंदर में मरवा दिया था, ठीक है। इनकी हत्या कर दी थी 1266 के अंदर में, और इन्हें मारकर वो खुद गद्दी पर बैठा था और एक नया वंश जिसे बलबनी वंश के नाम से जानते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ आपके लिए, बलबनी वंश, ठीक है। तो इस बलबनी वंश की जो है नींव रखी थी, और बलबन ने जो है 1266 से लेकर 1287 तक शासन किया था, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कब से कब तक शासन किया था? 1266 से 1287 तक। और किसे मारकर गद्दी पे बैठा था? नसरुद्दीन महमूद को मारकर। इसने अपने दुश्मनों के खिलाफ लोह एवं रक्त की नीति अपनाई थी, ठीक है। आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने जो है लोह एवं रक्त की नीति अपनाई थी अपने दुश्मनों के लिए? तो वो बलबन ने ही अपनाई थी। और बलबन ने सिजदा और पाबोस की प्रथा चलाई थी, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिजदा और पाबोस की जो प्रथा थी वो किसने चलाई थी? तो इसका उत्तर होगा बलबन। तो सिजदा में क्या होता था? सिजदा के अंदर में जमीन पर लेटकर बादशाह को सलाम किया जाता था। और पाबोस के अंदर क्या होता था? पाबोस में जो बादशाह के पैरों को चूमा जाता था, ठीक है। तो ये दोनों प्रथाएं बलबन ने ही चलाई थी। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम धर्म प्रचार कहाँ पर किया था? तो इसका सही उत्तर है हमारा सारनाथ। गौतम बुद्ध ने जो है धर्म प्रचार सबसे पहले सारनाथ के अंदर में किया था। और इस घटना को जो है धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है भी, धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, प्रवर्तन। तो ये धर्म चक्र प्रवर्तन के अंदर में गौतम बुद्ध ने अपने 5 जो भिक्षु थे उनको दीक्षा दी थी। इन्होंने बताया था कि जो संसार है ये संसार पूरे दुख से भरा हुआ है, और दुख का कोई कारण है, ठीक है। और इस दुख का जो है निदान भी होता है। तो इन्होंने दुख के निदान के लिए 8 हमारे अष्टांगिक मार्ग बताए थे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये अष्टांगिक मार्ग। हमारा अगला प्रश्न है, बाणभट्ट द्वारा रचित भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी है। तो हर्ष की जो जीवनी है जो बाणभट्ट ने लिखी थी वो थी ऑप्शन हर्ष चरित्र, ठीक है। इन्होंने हर्ष के कार्यकाल के दौरान हुई घटनाओं का विवरण इस पुस्तक के अंदर किया था, हर्ष चरित्र के अंदर में। और बाणभट्ट कौन थे? बेसिकली बाणभट्ट जो थे ये हर्ष के दरबारी कवि थे, ठीक है। कौन थे ये? हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। और इन्होंने हर्ष चरित्र जो लिखी थी ये कौन सी भाषा के अंदर में लिखी थी? तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कौन सी भाषा में? तो ये संस्कृत भाषा के अंदर लिखी थी, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सीमा म्यांमार से लगती है। तो ये कहाँ पर लगती है? म्यांमार में पूर्व में, ठीक है। तो इसे समझाने के लिए मैं आपको जैसे एक रफली मैप बना देता हूँ। तो मान लीजिए हमारा भारत का मानचित्र है। तो यहाँ पर हमारा ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट रीजन है, और ये ईस्ट है भारत का। तो भारत म्यांमार की जो सीमा है इसका जो बॉर्डर है वो 1643 किलोमीटर है हमारा। 1643 किलोमीटर का बॉर्डर है। इसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और जो मणिपुर है ये बॉर्डर बनाते हैं, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 14, यानी कि आर्टिकल नंबर 14। तो हमारा जो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक है, ठीक है, ये हमारा समानता के अधिकार का आर्टिकल है, ठीक है। आपको याद रखना आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक हमारे समानता के अधिकार के आर्टिकल है। हमारा अगला प्रश्न है, मराठा और केसरी नामक पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने 1881 के अंदर में केसरी और मराठा ये 2 अखबार प्रकाशित किए थे। और जो केसरी था ये मराठी भाषा के अंदर था, आपको याद रखना है। और जो मराठा था ये इंग्लिश में था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है
केसरी अखबार जो है किसमें था? मराठी के अंदर, आपको याद रखना है। और मराठा किसमें था? ये अंग्रेजी भाषा के अंदर था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में निहित है। तो इसका सही उत्तर होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो हमारा जो आर्टिकल नंबर 23 है, ये जो मानव तस्करी और जबरन मजदूरी है उस पर रोक लगाता है। ठीक है, किस किस पर रोक लगाता है, मैं लिख देता हूं आपके लिए। जो मानव तस्करी होती है, ठीक है, मानव तस्करी और जो जबरन मजदूरी होती है, ठीक है, जबरन मजदूरी और मानव तस्करी, इन दोनों पर रोक लगाता है। आर्टिकल नंबर 24 के अंदर में 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे होते हैं उनको कारखानों, खदानों और जितनी भी खतरनाक जगह में काम करने से रोकने के बारे में बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो इसका सही उत्तर है हमारा टोडरमल। ये जो है अकबर के उस जमाने के अंदर जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है, राजस्व मंत्री थे ये। इन्होंने भू राजस्व व्यवस्था में काफी सुधार किया था और व्यवस्थित बंदोबस्त प्रणाली बनाई थी जिसका नाम था दहसाला। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये दहसाला। ठीक है, दहसाला जो है एक काफी ज्यादा व्यवस्थित बंदोबस्त प्रणाली थी। इसके अंदर क्या होता था, ये बेसिकली भूमि की जो माप है, ठीक है, और उसके जो उत्पादकता पर आधारित थी। यानी कि हमारी जो भूमि की क्वालिटी कैसी है, वो जो जमीन है वो बड़ी है या छोटी है, उसके हिसाब से जो है जितना भी राजस्व था, यानी कि जो हमारा रेवेन्यू था, वो इकट्ठा किया जाता था। और टोडरमल जो थे ये अकबर के 9 नवरत्नों में से एक थे। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसको हम लोग देखते हैं ऑप्शन से। जो तापी नदी है हमारी, ताप्ती नदी, ये हमारी अरब सागर में गिरती है। ठीक है, किस में गिरती है ये? जो हमारा अरब सागर है। ठीक है, और जो नर्मदा है हमारी, ये भी अरब सागर में ही गिरती है, वेस्ट में। माही नदी जो है ये भी वेस्ट में अरब सागर में गिरती है। तीनों हमारी जो है अरब सागर में गिरती है। जो गोदावरी है हमारी, ये हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी कि हमारी जो बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की जो खाड़ी है उसमें ये हमारी गोदावरी नदी गिरती है। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा नदी के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा गोदावरी। गोदावरी नदी की जो टोटल लेंथ है वो 1465 किलोमीटर है। ठीक है, तो गंगा नदी के बाद भारत की जो दूसरी सबसे लंबी नदी है वो गोदावरी है। और ये महाराष्ट्र के नासिक के अंदर में एक जगह है त्र्यंबकेश्वर। ठीक है, तो ये वहां से निकलती है और इसे जो है अ, दक्षिण गंगा या फिर वृद्ध गंगा भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? वृद्ध गंगा या फिर जो दक्षिण गंगा है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, चोल वंश की राजधानी कौन सी थी? तो अगर सबसे पुरानी राजधानी की बात करी जाए तो चोल वंश की जो पुरानी राजधानी थी वो उरैयूर थी। ठीक है, और यहाँ पर जो है कपास की खेती होती थी। जो कपास का जो प्रोडक्शन होता था वो उरैयूर में होता था। और चोल वंश जो था इसके पास खुद की जो एक नेवी थी उस जमाने के अंदर में। ठीक है, बाद में चोल वंश ने अपनी जो राजधानी थी वो तंजौर या फिर तंजावुर के अंदर में शिफ्ट कर दी थी। और विजयालय ने 9वीं शताब्दी के अंदर में, कब? 9वीं शताब्दी में कब्जा करके इस तंजौर को अपनी राजधानी बनाया था। और इसके अलावा जो ये कावेरी पट्टनम थी, ये भी इनकी राजधानी रही थी चोल वंश की। ठीक है, और ये कावेरी पट्टनम एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी था। तो अगर आपसे चोल वंश की राजधानी पूछी जाए तो इसका सही उत्तर तंजावुर या फिर तंजौर होगा। ठीक है, हालांकि जो इसकी पहली राजधानी थी वो भी आपको याद रखना है, उरैयूर। और इससे पहले एक कावेरी पट्टनम भी इसकी राजधानी रह चुकी है। हमारा अगला प्रश्न है, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो यूएनओ जो है, जिसे हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जानते हैं, इसकी जो स्थापना थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945। तो इसका सही उत्तर होगा 1945, पर आपको पूरी डेट याद रखनी है। और अगर आपसे यूएनओ का हेडक्वार्टर पूछा जाए तो इसका हेडक्वार्टर हमारा न्यूयॉर्क के अंदर है। ठीक है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में। और अगर आपसे इसके अध्यक्ष पूछे जाए कि यूएनओ के अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। मैं लिख देता हूँ आपके लिए। ठीक है, एंटोनियो
गुटेरस, ये इसके 9वें अध्यक्ष हैं। कौन से नंबर के हैं? 9वें नंबर के अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस, यूएनओ के। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस हमारा 5 जून को मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो जो नावा शावा है हमारा, ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। ठीक है, अगर आपसे कंटेनर पोर्ट सबसे बड़ा पूछा जाए तो कौन सा होगा? जो हमारा नावा शावा। ठीक है, ये भी मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर ही है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह वो कौन सा है, तो ये होगा हमारा मुंबई। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा मुंबई, क्योंकि हमसे सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा है तो हम अनुमान अनुमान लगा लेते हैं कि इसमें प्राकृतिक ही हमसे पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर मुंबई हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट पूछा जाता, ठीक है, कंटेनर बंदरगाह जहाँ कंटेनर वगैरह उतरते हैं, तो वो हमारा होगा नावा शावा। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा मुंबई ठीक है इसमें। हमारा अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा कोसी नदी। ये जो है नेपाल से निकलती है और अपना जो मार्ग है वो बदलती रहती है, जिसकी वजह से जितनी भी उपजाऊ भूमि होती है उसको ये बंजर बना देती है। ठीक है, और बाद में ये गंगा नदी से मिल जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो इसका सही उत्तर हमारा सुकुमार सेन। जो हमारा जो चुनाव आयोग था, ये 25 जनवरी 1950 को गठित हुआ था। ठीक है, चुनाव आयोग हमारा 25 जनवरी 1950 को गठित हुआ था। और इसके बनने के बाद जो पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त हमारे हुए थे वो थे सुकुमार सेन। तो हमारा यही सही उत्तर होगा। सो दैट्स इट। आज हमने जो है 1000 जीके जी सीरीज का पार्ट 10 देखा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पार्ट काफ़ी पसंद आया होगा। धन्यवाद।